प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के वीडियोस में हमने छायावादी कविता की विशेषताएं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। आज हम देखते हैं कि छायावादी कविता का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं या छायावाद का प्रदेय क्या है, छायावाद ने हिंदी साहित्य को क्या दिया या छायावाद में क्या परिवर्तन हुआ। पूर्व के कालों की अपेक्षा छायावाद में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनकी वजह से वह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल था। या अपन इस प्रकार कहें कि छायावाद ने सब कुछ मिलाकर हिंदी कविता को क्या दिया है। इस संबंध में बहुत सारे लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं और वे छायावाद के महत्व को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि छायावाद के नाम पर बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई जिसने छायावाद के रूप को भ्रमात्मक बना दिया या विषयांतर हो गया। ऐसे में वर्ण विषय और अभिव्यक्ति दोनों ही क्षेत्रों में छायावाद का प्रदेय क्या है या हम क्यों उसे महान कृतित्व का काल माने, या छायावादी कवियों ने अनुभूति के क्षेत्र में जो अद्भुत क्रांति उत्पन्न की उसको हम क्यों स्वीकार करें। इस विषय पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मूल रूप से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को छायावाद की कौन सी विशेषताएं हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सांस्कृतिक चेतना की लहर। यानी छायावाद में सांस्कृतिक स्वरूप जो था समाज का वो उभर कर आया और एक सांस्कृतिक चेतना की लहर छायावादी काव्य में समाहित थी। छायावादी काव्य चूंकि प्रतिक्रियात्मक नहीं था, यह युग के अनुरूप ही सांस्कृतिक चेतना की लहर के रूप में दिखाई पड़ा। यद्यपि प्रतिक्रिया से ही एक वाद का जन्म होता है, परंतु छायावादी कविता का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक विकास हुआ। विद्रोह की जो प्रवृत्ति प्रारंभिक छायावादी कवियों में थी वह धीरे धीरे एक निश्चित धारा में परिवर्तित हो गई और इस प्रकार आधुनिक हिंदी काव्यधारा के स्वाभाविक विकास की श्रृंखला में छायावाद की कविताएं जुड़ती चली गई। छायावाद ने आधुनिक हिंदी कविता के भंडार को पूर्ण कर दिया। काव्य के भाव पक्ष के अंतर्गत अनेक नूतन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और छायावादी काव्यानुभूति में हमें सर्वचेतनवाद की भावना मिलती है, जिससे जड़ और चेतन सभी पदार्थ चेतनवत आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। छायावादी कविता की भाव पक्ष के अंतर्गत जो नूतन प्रवृत्तियां हैं इनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहली जो नूतन विशेषता है वो ये कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया। यानी छायावादी कविता की सबसे बड़ी देन ये रही कि इन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। वस्तुतः रीतिकाल से ही प्रकृति उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रित होती आ रही है। छायावादी कवियों ने उसे आलंबन रूप में अपनाया। आलंबन और उद्दीपन का अर्थ एक बार मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगी। उद्दीपन स्वरूप वो होता है प्रकृति का जिसमें नायक और नायिका की भावनाओं को प्रकृति उद्दीप्त करती है, तीव्र बनाती है। और आलंबन रूप होता है जिसमें प्रकृति का सहारा लेकर कवि आगे बढ़ता है। छायावादी कवियों ने उसे आलंबन रूप में ही अपनाया था। यानी प्रकृति का माध्यम लेकर छायावादी कवियों ने अपने विचारों को विस्तार दिया था।
अपनी भावनाओं को विस्तार दिया था। छायावाद के प्रमुख 4 प्रवर्तक जो पंत जी ने प्रकृति की सुकुमारता का सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रण किया, उन्होंने प्रकृति में एक सजीव चेतना का आभास पाया और अपने हृदय को उसमें तन्मय कर दिया। प्रकृति के संबंध में उनका मोह उनकी इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। कुर्मांचल की मनोहर गोद में उत्पन्न होने वाले कवि ने प्रकृति से गहरा संबंध जोड़ लिया। उन्होंने प्रकृति की सुकुमारता का चित्रण ही अधिक किया है। प्रकृति के उग्र रूप के चित्रण भी मिल जाते हैं, किंतु ये प्रकृति चित्रण कवि हृदय के भोलेपन को ही अधिक व्यक्त करता है। उसमें कोई दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है। यह कार्य छायावाद के अन्यतम कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। उन्होंने प्रकृति के द्वारा विश्व जीवन की समस्याओं का हल प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति में हृदय की कोमल वृत्तियों के साथ साथ बुद्धि तत्व का भी सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने प्रकृति को यंत्र युग से मिलाकर देखा है। कामायनी महाकाव्य में प्रकृति मानव मन के लिए दर्पण रूप में चित्रित हुई है। उन्होंने प्रकृति और जीवन का घनिष्ठ संबंध स्थापित करके जीवन की समस्याओं का हल खोजा है। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य के नायक मनु को सर्वत्र प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए दिखाया है। प्रलय के बाद मनु के जीवन में गहरी निराशा और विरक्ति की भावना भर गई है। उसे हटाकर आशा का संचार करने में प्रकृति ही सफल होती है। धीरे धीरे प्रकृति की समरसता, प्रकृति का उल्लास उनके जीवन में आशा का संचार करते हैं। मनु का जीवन प्रकृति की प्रेरणा से चलने लगता है। प्रकृति में उस विश्व नियंता की परोक्ष स्थिति का भी आभास मिलता है। प्रकृति का संचालन करने वाली परिम ज्योतिर्मय और आकर्षण वाली मंगलकारी शक्ति का आभास मिलने पर मनु उससे ही प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अपने इस रूप में प्रकृति महान है। प्रकृति स्वप्न में ही मनुष्य को प्रेरणा देती है। वह साधना का राज्य है और प्रकृति से मनु अपने मन की उलझन का उत्तर पाते हैं। इस प्रकार महाकवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति और मानव जीवन को मिलाकर प्रकृति के महत् स्वरूप का चित्रण किया है। अंग्रेजी साहित्य में प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाने वाले वर्ड्सवर्थ की ये जो पुकार है, उसका तात्पर्य यही था कि जो प्रसाद जी ने अपने प्रकृति स्वरूप में चित्रण किया है। पर प्रसिद्ध रहस्यवादिनी कवित्री महादेवी वर्मा का मत है कि जो व्यक्ति प्रकृति के संगीत को सुन सकता है, वह उसके द्वारा दी हुई बहुत सी समस्याओं का, वह अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा सकता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में छायावाद युग में पहली बार मानव की प्रकृति के साथ महत्ता स्थापित हुई, यानी मानव जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। प्रकृति मानव के मानस पर, मनोभावों पर, उसकी संवेदनाओं पर, उसके जीवन में छाए हुए अंधकार पर, उसके जीवन में उत्साह भरने को लेकर किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकती है या प्रेरणा बन सकती है, यह सारी बातें छायावादी युग के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से दिखाई। प्रसाद जी की महाकाव्य कामायनी में मनु का निराशापूर्ण जीवन प्रकृति की ओट में ही फिर से आशावादी बना। उनमें आशा का संचार हुआ।
और हारे थके मनों ने, प्रलय की झंझावातों से हारे थके मनों ने अपने जीवन में प्रकृति के सानिध्य से ऐसा संचार हुआ उत्साह का कि उन्होंने नई सृष्टि रच डाली। इस तरह छायावाद में कवियों ने मानव जीवन और प्रकृति के संबंध को इस प्रकार से साकार किया है कि प्रकृति जीवंत हो उठती है मानव के जीवन में, और मानव का जीवन जीवंत हो उठता है प्रकृति की गोद में। धन्यवाद।